जरा सोचिए, दो वकील हैं, एक ने पहली ही कोशिश में बार की परीक्षा पास कर ली, दूसरे को वही परीक्षा पास करने में मान लीजिए 5 साल लग गए। तो सीनियर कौन हुआ? जाहिर है पहला वाला, है ना? लेकिन इस दस्तावेज के हिसाब से इसका जवाब है, हो सकता है दोनों बराबर सीनियर हो। ये कैसे मुमकिन है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल, और ये कोई गलती या कोई लूपहोल नहीं है, ये बाकायदा एक नियम है। और इसकी कहानी शुरू होती है एक शब्द से, प्रोविजनल एनरोलमेंट। सारा राज वो इसी में छुपा है। प्रोविजनल मतलब अस्थायी। सुनने में लगता है कि ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। तो क्या है ये प्रोविजनल एनरोलमेंट का नियम? ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIB की पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प, सबसे अनोखा हिस्सा है। नियम ये कहता है कि एक वकील की वरिष्ठता, उसकी सीनियरिटी, वो परीक्षा पास करने की तारीख से नहीं गिनी जाती। तो फिर किस दिन से गिनी जाती है? उस दिन से जिस दिन उसने स्टेट बार काउंसिल में अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट करवाया था, भले ही उसे परीक्षा पास करने में कई साल क्यों न लग गए हों। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। मतलब मैं लॉ स्कूल से निकला, मैंने बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज करवाया और मैं प्रोविजनली एनरोल्ड हो गया, और उसी दिन से मेरी सीनियरिटी का मीटर चालू। परीक्षा तो मैंने अभी दी भी नहीं है। एकदम सही, यही सिस्टम है। भारत में वकील बनने के लिए ये परीक्षा AIBE पास करना जरूरी है, लेकिन ये एक पोस्ट एनरोलमेंट परीक्षा है। पोस्ट एनरोलमेंट मतलब एनरोलमेंट पहले, परीक्षा बाद में। ये तो पूरी प्रक्रिया ही उल्टी लगती है। आमतौर पर तो ऐसा होता है कि पहले आप परीक्षा पास करते हैं, फिर आपको लाइसेंस मिलता है। यहां तो लाइसेंस पहले मिल रहा है और फिर कहा जा रहा है कि अब इसे बनाए रखने के लिए परीक्षा पास करो। ऐसा क्यों? इसका एक तर्क दिया जाता है। बार काउंसिल का मानना था कि ये परीक्षा सिर्फ उन लोगों को देनी चाहिए जो वाकई में वकालत करना चाहते हैं, न कि हर वो इंसान जिसके पास लॉ की डिग्री है। अच्छा। तो एनरोलमेंट की प्रक्रिया ये पक्का करती है कि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही परीक्षा तक पहुंचें। जो प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते, उन्हें ये परीक्षा देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये तर्क कुछ हद तक समझ में आता है। तो जब मैं प्रोविजनली एनरोल्ड हो जाता हूं, तो मेरे पास इस परीक्षा को पास करने के लिए कितना समय होता है? कोई समय सीमा तो होगी? हाँ, और यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। 2013 में एक नियम बनाया गया कि आपको एनरोलमेंट के 2 साल के अंदर ये परीक्षा पास करनी होगी। तो अगर कोई 2 साल में पास नहीं कर पाया तो उसका एनरोलमेंट कैंसिल, मतलब उसे बाहर कर दिया जाता है? ये तो काफी सख्त नियम लगता है। यही सब सोचते हैं, लेकिन फिर 31 जनवरी 2017 को एक और प्रस्ताव आया और उसने इस स्थिति को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। इस नए नियम के मुताबिक आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट के तहत प्रैक्टिस करने का अधिकार वो तो सिर्फ 2 साल का है। लेकिन इसमें एक लेकिन जरूर होगा। लेकिन आप परीक्षा कितनी भी बार दे सकते हैं। क्या? हाँ, परीक्षा देने के प्रयासों पर कोई सीमा नहीं है। मतलब 2 साल बाद आप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, लेकिन आपका एनरोलमेंट बना रहता है और आप परीक्षा देते रह सकते हैं जब तक पास ना हो जाए। ये तो कमाल की बात है। मतलब मेरी वकालत करने की इजाजत तो 2 साल बाद खत्म हो गई, पर मैं सिस्टम में बना हुआ हूं। और सबसे बड़ी बात, मेरी सीनियरिटी का मीटर तब भी चल रहा है, उसी पहले दिन से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही वो नुक्ता है जो इस पूरे सिस्टम को इतना अनोखा बनाता है। प्रैक्टिस का अधिकार समय सीमा से बंधा है, पर एनरोलमेंट और सीनियरिटी नहीं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं ताकि ये पूरी तरह साफ हो जाए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, A और B। द्रा में एक ही दिन लॉ की डिग्री पूरी कर। अब वो एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर है और B थोड़ा लापरवाह है या शायद किसी और काम में व्यस्त हो गया। उसने पहले 2 साल तो प्रैक्टिस की, पर परीक्षा पास नहीं कर पाया। फिर उसे 5 साल लग गए और उसने आखिरकार 2020 में परीक्षा पास की। तो इन 5 सालों में A लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, केस लड़ रहा था, अपना नाम बना रहा था, जबकि B पहले 2 साल के बाद प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। तो असली दुनिया में तो A 5 साल सीनियर हुआ। असली दुनिया में हाँ, लेकिन नियमों की किताब में नहीं। जब बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे या 15-20 साल बाद जब जज बनने के लिए उनके नामों पर विचार होगा, तो कागजों पर दोनों की सीनियरिटी 2015 से ही गिनी जाएगी। मतलब दोनों बराबर के सीनियर माने जाएंगे। बिल्कुल। ये तो उस वकील ए के लिए बहुत ही अजीब स्थिति होगी, जिसने मेहनत करके जल्दी योग्यता साबित की। वो उस व्यक्ति के बराबर खड़ा है जिसने कई साल लगा दिए। क्या इस नियम के पीछे कोई और गहरी वजह है या ये बस एक अनपेक्षित परिणाम है? दस्तावेज इसकी वजह पर ज्यादा रोशनी नहीं डालता, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है।
शायद इसका मकसद ये सुनिश्चित करना हो कि कोई उम्मीदवार सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि उसे परीक्षा पास करने में दूसरों से ज्यादा समय लग गया हो। ये एक तरह से सबको एक ही शुरुआती बिंदु देने की कोशिश हो सकती है, लेकिन हाँ, इसके जो परिणाम है वो निश्चित रूप से बहस का मुद्दा है। अच्छा, अब जो हमने इस सीनियरिटी की गुत्थी को सुलझा लिया है तो थोड़ा पीछे चलते हैं। ये IABE की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये कब और क्यों शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई 2010 में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने महसूस किया कि देश में लॉ कॉलेजों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन कानूनी शिक्षा का स्तर वो हर जगह एक जैसा नहीं है। कई वकील ऐसे आ रहे थे जिनके पास कानून का बुनियादी ज्ञान भी नहीं था। तो ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है। बिल्कुल। इसका मकसद कानूनी पेशे में प्रवेश के लिए एक न्यूनतम मानक तय करना था। ये सुनिश्चित करना कि जो भी व्यक्ति कोर्ट में काला कोट पहनकर खड़ा हो, उसके पास वकालत करने की बुनियादी काबिलियत हो। और ये परीक्षा होती कैसी है? मैंने सुना है ये ओपन बुक एग्जाम है, जो अपने आप में काफी अलग है। हाँ, ये इसकी एक और खासियत है। ये साल में 2 बार होती है और ये एक ओपन बुक परीक्षा है। इसका मतलब है कि आप परीक्षा हॉल में अपने साथ कानून की किताबें, नोट्स और बेयर एक्ट्स सब ले जा सकते हैं। तो फिर इसमें चुनौती क्या है? अगर सारी किताबें साथ हैं तो कोई भी पास कर सकता है। यही तो असली परीक्षा है। यह आपकी रटने की क्षमता को नहीं परखती। 3.5 घंटे में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने होते हैं। अगर आपको यह नहीं पता कि किस कानून को किस किताब में ढूंढना है या कानून को समझना और लागू करना नहीं आता, तो आप समय पर जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। सही बात है। ये असल में एक वकील के काम जैसा ही है। आपके पास कानून की सारी किताबें होती हैं, पर सही समय पर सही तर्क ढूंढना ही असली कौशल है। ये बात तो सही है। ये रट्टा मारने से ज्यादा विश्लेषणात्मक कौशल यानी एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा है। हाँ। तो एक बार ये परीक्षा पास कर ली, फिर क्या होता है? परीक्षा पास करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करता है। अच्छा। ये आपका परमानेंट लाइसेंस है। इसके बाद आप भारत की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल में बिना किसी रोक टोक के प्रैक्टिस करने के योग्य हो जाते हैं। आपका वो प्रोविजनल स्टेटस खत्म हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो AIB कानूनी पेशे का एक गेट कीपर है, जो क्वालिटी बनाए रखने के लिए बनाया गया है, और इसका ओपन बुक फॉर्मेट रटने की बजाय समझने पर जोर देता है। सही कहा। और इसका एनरोलमेंट पहले परीक्षा बाद में वाला मॉडल ये पक्का करता है कि सिर्फ गंभीर लोग ही इस पेशे में आए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो इसका प्रोविजनल एनरोलमेंट और सीनियरिटी का नियम है, जहां हो जाता है चाहे आप परीक्षा कभी भी पास करें। बिल्कुल। और यहीं पर ये चर्चा हमें एक बड़े और विचार करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो क्या है? अगर इस पूरी प्रणाली का मूल उद्देश्य कानूनी पेशे के स्तर को ऊंचा उठाना है और काबिलियत को बढ़ावा देना है, तो क्या ये नियम उस उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है? एक ऐसा सिस्टम जहां एक व्यक्ति कई असफल प्रयासों के बाद परीक्षा पास करता है, लेकिन फिर भी उसकी वरिष्ठता उस व्यक्ति के बराबर गिनी जाती है जिसने पहली बार में ही अपनी योग्यता साबित कर दी थी। यह एक ऐसा सवाल है जो इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद जहन में रह जाता है।